नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? अरे पटना वालों, अब तो खुश हो जाओ भाई। बेंगलुरु बुल्स को हराया है, अपनी पूर्व टीम को हराया है। मतलब प्रदीप नरवाल जिस टीम के साथ खेलते थे उस टीम ने उनकी वर्तमान टीम को हराया है। बहुत सारी कहानियां हैं, बाकी समय समय की बात है। कभी प्रदीप और मोनू की जोड़ी चलती थी पटना पायरेट्स के लिए, अब अयान और देवांग की जोड़ी चल रही है। हालांकि बहुत लंबा सफर तय करना है इन दोनों को। उधर पुनेरी पलटन भाई, जो हारने का नाम नहीं लेते थे, इस बार जीतने का नाम नहीं ले रहे। दो मैचेस कल कमाल के हुए, इनकी चर्चा करूंगा। मतलब एक कमाल था और एक अलग ही कमाल था। आज भी दो कमाल के मैच हैं। दिल्ली के सामने गुजरात है, टाइटंस पवन सेरावत क्या खेलेंगे, उनके सामने यू मुंबा है। फिर सवाल जवाब करेंगे, सही उत्तर दूंगा और सुनाऊंगा कहानी आपको यू मुंबा के पहले 2-3 सीजन के एक सुपरस्टार रेडर की। नाम है उनका शब्बीर बापू शरफुद्दीन। और स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो पहली चर्चा, पहला मजमून कल हुए दो मैचेस की। पहला मैच पुनेरी पलटन और यूपी योद्धाज 29-29 का टाई हुआ। असलम तो इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हैं। मोहित गोयत खेले नहीं, बेंच पे लगातार बैठे नजर आ रहे थे। और शुरुआत में मुझे ऐसा नहीं लगा था, जब असलम की खबर आई मुझे लगा कि इनके पास बहुत से खिलाड़ी हैं, कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब लगातार 4 मैचेस हो गए, पलटन जीती नहीं है और पॉइंट्स टेबल में भी नीचे खिसक गई है। उसकी भी चर्चा करूंगा। दूसरी खास बात यह थी इस मैच की कि आखिरी रेड जब भवानी राजपूत करने गए, स्कोर बराबर था। क्या उन्हें किसी ने पीछे से बताया था कि पलटन की अगली रेड डू और डाई है, आप 10 सेकंड 5 सेकंड शेष रहते वापस आ जाइए? या ये प्लानिंग थी कि भाई हमारा साथ का डिफेंस है, उनसे उधर से अगर रेडर आया और बाय चांस अगर हाई लाइन डिफेंस पे टच पॉइंट ले गया या बैक लाइन डिफेंस पे बोनस ले गया तो मैच हार जाएंगे? तो क्या भवानी राजपूत को उस बात का इल्म था या नहीं? मैच बड़ा रोचक था, इस बात का इल्म हमें जरूर है। पर दूसरे मैच में क्या हुआ प्रभु? 54-31, कितने 23 पॉइंट के बड़े मार्जिन से पटना पायरेट्स जीती है। बेंगलुरु बुल्स हारी है। पटना के लिए तालियां तालियां तालियां। वो खाजा वाजा खाइए, हमको भी खिलाइए भाई, बढ़िया होता है। लिट्टी चोखा तो हम बहुत ही पसंद करते हैं। पर ज्यादा पसंद हो रही है आजकल अयान लोचब और देवांग दलाल की जोड़ी। अब जब जोड़ियों की बात होती है और पटना की बात आती है तो प्रदीप और रोहित की जोड़ी याद आती है, वो सीजन 3 वाली। प्रदीप और मोनू गोयत की जोड़ी याद आती है। अयान और दिवांग अभी बहुत नवोदित हैं। प्रदीप और मोनू और रोहित के लेवल पे जाने को टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पूतों के पांव पालने में दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि दो रेडर आपके कमाल कर रहे हैं, संदीप साथ में चल रहे हैं। उधर प्रदीप नरवाल 1 रेड पॉइंट और 5 मर्तबा आउट। उनकी 2 बार तो डुबकी निरस्त की गई। डिफेंस को मालूम था कि कब उन पे अटैक नहीं करना है, एम्प्टी रेड्स उनसे करवाई गई। और कब मालूम था कि चेन लेके नीचे झुक के उनकी डुबकी को रोकना है। होमवर्क तगड़ा था, इसीलिए पटना की जीत भी काफी तगड़ी है। दिक्कत हो गई है बुल्स के लिए। कैसे? ये पॉइंट्स टेबल देखिए, इसमें पूरी कहानी आपको समझ में आती है। पटना पायरेट्स इस जीत के साथ नंबर 3 पे आ चुके हैं, 38 पॉइंट हैं। और बेंगलुरु बुल्स जहां थे वहीं हैं। स्कोर डिफरेंस -97। बचे हैं 10 मैच, सारे भी जीत जाएंगे तो 64 पॉइंट इनके बनेंगे। यानी प्लेऑफ का रास्ता बहुत कठिन हो चुका है। पुनेरी पलटन अब पिछले 4 मैचों में एक भी नहीं जीती है और नंबर 4 पे हमें पुनेरी पलटन को देखने की आदत नहीं है। यूपी योद्धाज, चलिए आपके लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, 28 पॉइंट के साथ नंबर 9 पे हैं। आज पहले मैच में दिल्ली के सामने गुजरात है। दिल्ली अगर जीती तो 37 पॉइंट आपके हो जाएंगे, पर स्कोर डिफरेंस के आधार पे आप नंबर 5 पर ही आ पाएंगे। और गुजरात जायंट्स जीते तो सिर्फ कॉन्सोलेशन मिलेगा, 12वें से 11वें स्थान पे आ जाएंगे। दूसरा मैच है टाइटंस और यू मुंबा का। मुंबा जीती तो नंबर 1 बन जाएगी, हरियाणा को नीचे धकिया कर। तेलुगु टाइटंस जीती तो 37 पॉइंट आपके हो जरूर जाएंगे प्रभु, लेकिन स्कोर डिफरेंस है नेगेटिव में, तो आप पुनेरी पलटन के नीचे ही रहेंगे, प्रोवाइडेड पहले मैच का नतीजा पुनेरी पलटन के पक्ष में ना रहे तो। यह थी पॉइंट्स टेबल की कहानी। अब अगले मजमून पे आते हैं। आज के 2 मैचेस की चर्चा करता हूं। दबंग दिल्ली के सामने है गुजरात जायंट्स। दिल्ली पिछले 4 मैचेस में से एक भी हारी नहीं है। 11 में से टोटल 5 मैच जीती है, 1 टाई रहा है।
पिछले मैच में आपने बुल्स को हराया था, 35-25 वाला मैच। गुजरात जायंट्स पिछले 5 में से 1 मैच जीती है, टोटल 10 में से 2 मैच जीती है। पिछला मैच जयपुर से हारे थे 32-24, और जो इनके हालात हैं, इनके और बुल्स के, प्लेऑफ जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर इस मैच की कहानियां बड़ी आसान है और रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कहानी, ये उन 2 टीम्स का मुकाबला है जिनकी फॉर्म बिल्कुल जुदा है। दिल्ली के पास अच्छी रिदम है, गुजरात की रिदम हिली हुई है। नंबर 2, रिंकू नरवाल अपनी पूर्व टीम गुजरात जायंट्स के विरुद्ध खेलें ना खेलें, लेकिन उनके विरुद्ध के स्क्वाड में जरूर हैं। नंबर 3, कोचेस को ले लीजिए। एक तरफ सीनियर कोच हैं राम मेहर सिंह साहब, एक तरफ पदार्पण कर रहे कोच हैं, डेब्यू कर रहे कोच हैं जोगिंदर नरवाल। और चौथी कहानी, चंद्रन रंजीत, रविंदर पहल दोनों टीमों से खेले हैं। किस किस को नहीं पता था, हाथ खड़ा करो और मुर्गे बन जाओ। आगे चलता हूं, बैटल्स कहां होने वाली हैं, लड़ाइयां कहां हैं। नंबर 1, ये उन 2 टीम्स का मुकाबला है जिनकी रेडिंग बिल्कुल जुदा जुदा है। एक तरफ दबंग दिल्ली की टीम है जिनकी जो रेडिंग है, जिनका जीतने का, रेड करने का जो सफल परसेंटेज है, 38.5% इनकी सफल रेड रहती है, जो कि आप टॉप की टीम्स में आती है। और सामने वो टीम है गुजरात जायंट्स, जो सफल रेड करने के मामले में नंबर 12 है, 31%, यानी 1/3 से भी कम इनकी रेड सफल रही हैं। साथ ही साथ डिफेंस की बात कर लेता हूं। डिफेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। गुजरात जायंट्स की जो एवरेज है प्रति मैच सफल टैकल करने की, वो है 10, दिल्ली की है 9। तो डिफेंस के मामले में गुजरात थोड़ा सा बेहतर है, रीडिंग के मामले में दिल्ली बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं, खिलाड़ियों की टक्कर कहां होने वाली है। ये आशु बनाम गुजरात के डिफेंस का मुकाबला है, जो दिल्ली से थोड़ा सा बेहतर जरूर है, लेकिन आशु भी 129 पॉइंट लेकर भाई टॉप नंबर 2 रेडर हो गए कल दिवांग के प्रदर्शन के बाद। और 10 सुपर 10 सबसे ज्यादा आशु ने लगाए हैं। आगे आइए, जीत के सूत्र दिल्ली के लिए क्या हैं। नंबर 1, जिस खिलाड़ी का मैंने नाम लिया, आशु, खुल के खेलिए, जाइए। गुजरात जायंट्स का डिफेंस हिला हुआ है, कॉर्नर पे, कवर पे कौन खिलाड़ी खेलेगा, कब चेंज हो जाएगा, किसी को नहीं पता। जाइए, अटैक कीजिए, आक्रमण यलगार पहली ही रेड से। नंबर 2, विनय रेडू, बोनस पे खेलिए। आपने ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपका काम एक तो बोनस पे स्कोरबोर्ड चलते रखने का है, या आशु आउट हो जाएं तो उन्हें रिवाइव करने का है। नंबर 3, योगेश दहिया, गुमान को ठिकाने लगाने का काम आपका है प्रभु। डाइव लगाइए जब वो थोड़ा सा डीप आए, बस, और कुछ ज्यादा मत कीजिए। आगे चलता हूं, गुजरात जायंट्स के लिए जीत के क्या सूत्र हैं। नंबर 1, पहले तो अपना डिफेंस सॉर्ट करना पड़ेगा। कौन से 4 डिफेंडर आप खिलाएंगे, क्योंकि बहुत चॉप एंड चेंजेस होते हैं, और हम ये समझ सकते हैं जब टीम नहीं चलती तो चेंज होते हैं, चेंज होते हैं तो फिर नए कॉम्बिनेशन से टीम नहीं चलती, टीम नहीं चलती तो फिर चेंज होते हैं। उस विशियस साइकिल में फंस गई है गुजरात। बट अब कोच साहब को, मैनेजमेंट को ये एक बात तय करनी पड़ेगी कि हमारे सर्वश्रेष्ठ 4 डिफेंडर कौन से हैं, और उन्हें अगले लगातार 5 मैच दिए जाएं। मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ेगा। नंबर 2, अब मोनू संधू अगर खेलें तो टीम के लिए फायदा है, क्योंकि आशु को रोकने की जिम्मेदारी एक एक्स्ट्रा डिफेंडर पे लगेगी। अगर आप आरपीजी को खिलाना चाहते हैं तो आरपीजी में से जो पी हैं प्रतीक, वो रहे लेफ्ट इन पर, उनका ज्यादा काम हो वो यू मुंबा के जफर दानिश वाला, आशु को पकड़ने के लिए। एक्स फैक्टर, दिल्ली से मैं चुन रहा हूं योगेश दहिया को। राइट कॉर्नर गुमान सिंह को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इधर से एक नहीं 3 आरपीजी, राकेश, प्रतीक, गुमान, तीनों को चलना पड़ेगा अगर अपनी टीम को आप ये नंबर 12 के भंवर से ऊपर निकालना चाहते हैं। तो आप लोगों ने भी काफी चीजों को भंवर से निकाला है, उसकी भी चर्चा कर लूं, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि एक्सचेंज 22 से होते होते प्रभु लोग फैंटेसी यात्रा पे आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो www.fantasyyatra.com पे जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बनाम एक यहां आप खेलते हैं, वो चाबियां लेनी होती हैं, और अगर आपने एक प्लेयर को हरा दिया तो दूसरे को हराइए, तीसरे को हराइए, ऐसे ही 22 प्लेयर्स को हराइए और 1 करोड़ रुपए का इनाम आप जीत सकते हैं। ऐप पे जाइए, बड़ी साधारण भाषा में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एक जानकारी आप लोगों ने मुझे दी है, मैंने सवाल जो पूछा था कि पहले सीजन की पटना पायरेट्स का बुल्स के साथ क्या कनेक्शन है। कई सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से कनेक्शन बनाए हैं। जो कनेक्शन मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि 3 लड़ियां हैं, 3 कड़ियां हैं, उनको जोड़िए। वो 3 कड़ियां क्या थी? पहले सीजन में पटना के कोच थे RS खोखर साहब, बुल्स के कोच
पहले सीजन में 11वें सीजन में रणधीर सिंह सिरावत साहब हैं। 1990 एशियन गेम्स जो पहला एशियन गेम्स हुआ था, उससे पहले प्रेपरेटरी कैंप कई महीनों तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगा था। उस कैंप में कोचिंग कर रहे थे खोखर साहब और उस टीम के मेंबर थे रणधीर सिंह सिरावत साहब। ये 2 कड़ियां हो गई। और तीसरी कड़ी ये है कि इसी पटना की पहली टीम के कैप्टन कौन थे? राकेश कुमार। वो रेलवेज में रणधीर सिंह सिरावत के शिष्य रहे हैं। तो गुरु खोखर साहब, शिष्य शेरावत साहब, गुरु शेरावत साहब, शिष्य राकेश कुमार। पर आप लोगों ने भी चिरलाथन का नाम लिया, आप लोगों ने और भी कई खिलाड़ियों का नाम लिया, राकेश कुमार हुए या कुछ और खिलाड़ी हुए, अपने अपने हिसाब से आप सबने कोशिश की है, तो कोशिश के लिए तालियां हैं। जतिन, सार्थक, सोहेल, अंकित, अर्पित, रसगुल्ला खाइए, रबड़ी खाइए और बिल दे दीजिए। आज का सवाल बाद में पूछूंगा, कहानी सुनाऊंगा शब्बीर बापू शरफुद्दीन की। उससे पहले कहानी तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के मैच की। टाइटंस पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, यू मुंबा पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं। कुल मिलाकर टाइटंस 10 में से 6 मैच जीते हैं। हरियाणा को आप 49-27 अब प्रत्याशित तौर से हरा के आ रहे हैं। यू मुंबा 11 में से 7 मैच जीती है। बेंगलुरु बुल्स को आपने वो 1 पॉइंट के मार्जिन वाले मैच में हराया था। अब इस मैच की कहानियां सुनिए, बड़ा मजा आएगा। नंबर 1, गुलाम रेजा मजंदरानी तेलुगु टाइटंस के विरुद्ध हैं। एक सीजन में मजंदरानी साहब तेलुगु टाइटंस के भी कोच रह चुके हैं। नंबर 2, पवन सुनील प्रवेश की जोड़ी के सामने खेल रहे हैं। ये तीनों खिलाड़ी गुजरात के लिए खेले हैं और ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अभी अभी पिछले साल एशियन गेम्स में खेले थे। कहानी नंबर 3, खिलाड़ियों के नाम नोट कीजिए। अभिषेक सिंह, रोहित राणा, वो लेफ्ट कवर जो मास्क पहनते थे, सुरिंदर सिंह साडे भाजी राइट कवर वाले, सुरजीत एक और राइट कवर, संदीप नरवाल, सिद्धार्थ देसाई, मोहसिन मकसूदलू ईरान वाले, दोनों टीमों से खेले हैं। तालियां 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 मेरी रिसर्च के लिए। आगे चलता हूं, मैच में बैटल कहां होने वाली है। पहली बैटल रेडिंग की बैटल है। तेलुगु टाइटंस 214 रेड पॉइंट आपके नाम है, यू मुंबा 216 रेड पॉइंट आपके नाम है। दोनों टीम्स रेडिंग में अच्छा करती हैं। दूसरी बैटल पवन और विजय की जोड़ी, फिंगर्स क्रॉस्ड पवन खेलें, यानी कि टाइटंस के रेडर बनाम सुनील प्रवेश की जोड़ी। ये लेफ्ट राइट रेडर और लेफ्ट राइट कवर, बहुत मजेदार बैटल होने वाली है। और तीसरी अजीत और अजीत की बैटल। अजीत पवार लेफ्ट कवर टाइटंस के, अजीत चौहान नए सेंसेशनल लेफ्ट रेडर यू मुंबा के। इन तीनों बैटल्स पे नजर होनी चाहिए। 3-3, 4-4 जीत के सूत्र भी दे रहा हूं। सबसे पहले तेलुगु टाइटंस। नंबर 1, आपकी जो दिक्कत है वो आ रही है डिफेंस में। डिफेंस में आपका रैंक है 12वां, 8.5 पौने 9 टैकल पॉइंट पर मैच में हो रहे हैं। दूसरी दिक्कत जो सवाल के रूप में है कि पवन खेलेंगे या नहीं। हालांकि पिछले मैच में पवन के बिना आपने हरियाणा को धो दिया, पर हर मैच में ऐसा आसान नहीं होगा, स्पेशली यू मुंबा के डिफेंस को देखते हुए। तो अगर तो पवन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं वो नहीं खेल रहे, रेडिंग में आज थोड़ी स्लो शुरुआत कीजिए। सामने डिफेंस बहुत तगड़ा है। सेकंड रेड पे खेलिए, डुओ डाई रेड पे भी मत जाइए। आशीष अपने चांसेस लें, सेकंड रेड में बोनस की या टच पॉइंट की ट्राई करें। विजय थोड़ा सा सेफ बोनस में और मैट पे रहें, टीम को चलाएं। अगर पवन नहीं खेलते हैं तो कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 3, अजीत पवार और शंकर गदई की जोड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ अजीत चौहान पे अटैक करे। अकेला कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा। और नंबर 4, एक अब बोनस में सूत्र दे रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां अजीत मंजीत सफर की तिकड़ी आती है, अगर जरूरत पड़े तो 5-2 की फॉर्मेशन पे भी आ जाइए, कोई हानि नहीं है। यू मुंबा के लिए जीत के 2 ही सूत्र हैं। सुनील प्रवेश एडवांस खेलिए, चाहे सामने आशीष आए चाहे सामने विजय आए, दोनों को टैकल एडवांस करने की ट्राई करें, अटैक करें। पवन अगर खेलते हैं तो फिर एडवांस नहीं जाना है, उनको अंदर बुलाना है और डबल डैश करना है। नंबर 2, अजीत और मंजीत की जोड़ी कवर्स पे जाके टारगेट करे, उनको निशाना बनाए जहां मजबूती मिल सकती है तेलुगु टाइटंस को। एक्स फैक्टर कौन मिले हैं मुझे? पवन की गैर हाजिरी में टाइटंस के लिए विजय एक ऑलराउंडर के तौर पे, एक कैप्टन के तौर पे सबसे अहम रोल आपका होगा। और उधर विजय को, आशीष को पवन खेले तो रोकने का जिम्मा सुनील प्रवेश की जोड़ी पर है। चलिए, ये हुई 2 मैचेस की बात। सवाल का उत्तर मैंने दे दिया। आज का सवाल क्या है?
तुर्कमेनिस्तान नाम का एक देश है, हम सब जानते हैं। तुर्कमेनिस्तान की तरफ से प्रो कबड्डी लीग में खेलने वाले पहले और इकलौते ही खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट्स में बताइए। हिंट दे देता हूं, कल खेल रही किसी टीम में वो खिलाड़ी खेले थे। जाइए खंगालिए इंटरनेट को, अगर आपको याद है तो सीधा सीधा टाइप कीजिए और मैं सीधे सीधे आपको सुनाता हूं कहानी। कहानी के नायक हैं शब्बीर बापू शरफुद्दीन। पहला सीजन था, हम खिलाड़ियों को जानने की, टीम्स को जानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ड्रेसिंग रूम में मिल गए अनूप कुमार, बातचीत हुई, पहले भी हुई थी। तो मैंने पूछा अनूप भाई, जनरली बातों बातों में, कि आपके अनुसार इस टाइम यंग रेडर्स में, क्योंकि अनूप तो स्थापित रेडर थे, इंडिया खेल चुके थे, यंग रेडर्स में आपके अनुसार सबसे बेहतरीन रेडर कौन सा है? उन्होंने बिना सोचे कहा शब्बीर बापू। लेफ्ट के रेडर। दिक्कत बस ये रही कि प्रो कबड्डी खेलते खेलते इतनी इंजरीज हो गई कि कभी भी शब्बीर बापू शरफुद्दीन अपनी टॉप फॉर्म में हमें अपनी आंखों के सामने नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर की मांसपेशी नहीं बची जिसमें जिसका ऑपरेशन ना हुआ हो। उनके जो बायां हाथ है जहां से वो टच करते थे उसके ऑपरेशन हुए थे, स्टील की रॉड्स डली थी, लेकिन उसके बावजूद शब्बीर बापू शरफुद्दीन ने अपने टैलेंट की छाप छोड़ी है। कैसे छोड़ी है? वो ऐसे छोड़ी है कि जब वो बचपन में, अब केरला से उनका संबंध है, पलक्कड़ में पले बड़े हैं जहां कबड्डी का बहुत ज़्यादा जलवा नहीं है। वो कुछ और खेलना चाहते थे, रेस वेस करते थे, क्योंकि उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता। स्कूल में एक टीचर ने देख लिया कि लड़का दौड़ता अच्छा है, उसे पकड़ के कबड्डी में ले गए। और कबड्डी ने जो उनका हाल किया, हाथ छिले, पैर छिले, माँ की डांट पड़ी। फिर उनको देखा देखी उनके भाई और बहन भी कबड्डी खेलने लगे, तीनों कबड्डी खेलने लगे, तीनों साई सेंटर तक पहुंच गए। भाई और बहन वापस चले गए, शब्बीर बापू डटे रहे, जुटे रहे। वहां उन पे नजर पड़ती है कोच ई भास्करन साहब की, एडाचेरी भास्करन साहब की। वो भी केरला से थे। उन्होंने शब्बीर को देखा, तराशा, और उसके बाद यू मुंबा में लेके आए। हालांकि भास्करन साहब खुद बाद में आए थे यू मुंबा में, लेकिन शब्बीर उनकी निगरानी में यू मुंबा में जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में उनको जॉब मिलती है। और शुरुआत में एक ऐसा दौर था जब उनके पास जॉब नहीं थी, जब वो थोड़ी बहुत कबड्डी खेला करते थे, तो पेट पालने के लिए पेंटिंग का काम उन्होंने किया है। शादियों पे जो खाना बनता है, केटरिंग की जो व्यवस्था होती है, उसमें आलू प्याज काटना, सब्जी काटना, हेल्पर का काम वो किया करते थे। क्योंकि पिताजी थे ऑटो ड्राइवर, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर होनहार को कौन रोक सकता है। भले ही हमने शब्बीर बापू शरफुद्दीन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी आंखों के सामने ना देखा हो, लेकिन बीच बीच में उन्होंने वो प्रॉमिस, वो टैलेंट, वो स्पार्क जरूर दिखाया है, जो बताने के लिए काफी था कि शब्बीर बापू पे अनूप का और भी बहुत सारे कोचेस का भरोसा क्यों था। मुझे भरोसा आप लोगों पे है कि आप सही जवाब जरूर देंगे। तुर्कमेनिस्तान की तरफ से खेलने वाले पहले और इकलौते प्रो कबड्डी के खिलाड़ी कौन से हैं? आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। सवाल का उत्तर नीचे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।